नमस्कार मित्रों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल तरुण जी के क्लास में। मैं हूं तरुण और आज मैं आपके लिए मित्रों लेके आया हूं पर्यावरण के लिए मोस्ट आईएमपी क्वेश्चंस तो ज़्यादा नहीं है, लेकिन क्योंकि रेगुलर वे में हमको पढ़ना है इसलिए मैं डेली ही ये क्वेश्चंस होते हैं उस यूट्यूब चैनल पर डालता हूँ। और ये 11 बजे की लाइव क्लासेस चल रही है, तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है रोज़ाना 11 बजे आप ज़रूर आया करिए और कुछ ही मिनट्स का टाइम निकाल के हमारे इन क्वेश्चंस को लगाया ज़रूर करो। ज़्यादा बड़ा वीडियोज़ नहीं रहते हैं तो डेली लगाया करो, क्योंकि इससे आपकी प्रैक्टिस होगी, रिदम बनेगी पढ़ने की और आज साथ में आपको मोटिवेशन भी मिलेगा। तो यदि आप वीडियो पर नए हैं या हमारे चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि रोजाना 11 बजे यहाँ पर क्लासेस चल रही है और अभी पर्यावरण की एक मोस्ट आईएमपी सीरीज चल रही है, तो मोस्टली आईएमपी क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन आज का डिस्कस करते हैं कि अभिभावक शिक्षक अंतः क्रियाओं को उपलब्ध कराने का मुख्य उद्देश्य क्या है। क्वेश्चन को समझिएगा। अभिभावक शिक्षक अंतः क्रियाओं को उपलब्ध कराने का मुख्य उद्देश्य क्या है, ध्यान से सुनना। ऑप्शन ए है एक दूसरे के साथ सामाजिक संबंध विकसित करना। ऑप्शन बी है एक दूसरे की कमियों को उजागर करना। ऑप्शन सी है विद्यालय में हो रहे क्रियाकलापों के बारे में जानकारी को साझा करना। एंड ऑप्शन डी है पुनर्वलन और सुधार के लिए बच्चे की योग्यताओं और कमियों के या कमजोरियों के बारे में चर्चा करना। क्या होगा राइट आंसर इसका? 5 सेकंड का टाइम है, जल्दी से आंसर दीजिएगा। तो इसका जो राइट आंसर वो ऑप्शन नंबर डी होगा। देखिए, सिर्फ पेरेंट्स और टीचर की जो मीटिंग कराने का मूल उद्देश्य क्या होता है, वो जो बच्चा होता है, आप समझिएगा, जो बच्चा होता है ना, उसकी योग्यताओं और कमजोरियों के बारे में हमको पता लगाना है, ठीक है। क्योंकि इसके क्या होगा, इसी के आधार पर उसके भविष्य का निर्माण होगा और हम क्या कर सकते हैं, उसके जो प्रमुख बिंदु हैं या कमजोर जो पॉइंट्स हैं उन पर हम जोर दे के उनको क्लियर कर सकते हैं या योग्यताओं को और निखार सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी इज राइट है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है तो हमारा कक्षा 5 का समीर अक्सर समय पर पर्यावरण अध्ययन की शिक्षिका के पास दत्त कार्य जमा नहीं करता है। यहाँ पर नहीं वर्ड पे जोर दिया है। इससे निपटने का सर्वोत्तम सुधारात्मक उपाय हो सकता है। ऑप्शन ए अनियमितताओं के कारण पता करना और समीर को परामर्श देना। उसकी अनियमितता के बारे में अभिभावक के लिए एक नोट लिखना। इस बात के विषय में प्रधानाचार्य को सूचित करना और इसे खेलकूद की कक्षा में जाने से रोकना। क्या होगा राइट आंसर? जल्दी से आंसर दीजिएगा। देखो, इसका जो राइट आंसर होगा वो तो सिंपली है, ऑप्शन नंबर ए होगा। ए है, क्यों होगा? क्योंकि अनियमितताओं को कारण पता करना ही और उसको परामर्श देना। क्योंकि हो सकता है कि कोई प्राथमिक स्तर पर कोई विद्यार्थी हो, वो समय पर यदि दत्तकार जमा नहीं कर रहा हो तो उसको कोई समस्या हो सकती है। ये समस्या याद रखना हम परामर्श देकर दूर कर सकते हैं। यह समस्या ऐसी भी हो सकती है कि जो तुम गृह कार्य दे रहे हो वो बच्चे के अकॉर्डिंग ना हो, ठीक है। उसके बच्चे की पारिवारिक स्थिति ठीक ना हो सकती है और उसकी मानसिक और शारीरिक स्थिति ठीक ना हो। अतः तुमको इन सभी चीज़ों का पता करना है और उस बच्चे को परामर्श देना है। तो ऑप्शन नंबर ए इज राइट है। चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है किसके नेतृत्व में चिपको आंदोलन को बल मिला? किसके नेतृत्व में चिपको आंदोलन को बल मिला? अमृता देवी बिश्नोई, मेघा पाटकर, ए के बनर्जी, सुंदरलाल बहुगुणा। ये क्वेश्चन तो आएगा ही किसी ना किसी को। तो याद रखना, बच्चे बच्चे को पता है चिपको आंदोलन उत्तराखंड में चला गया था सुंदरलाल बहुगुणा के नेतृत्व में। तो आपको ये याद रखना है, चिपको आंदोलन जब भी आए ना तो तुमको सुंदरलाल बहुगुणा का नाम याद रखना है। इसमें करते क्या थे कि पेड़ों से चिपक जाते थे, क्योंकि लोग पेड़ों की अंधाधुंध कटाई कर हो रही थी, तो उस आंदोलन चलाने के लिए उसको पेड़ों से चिपक जाते थे लोग, जिससे उसको काटा न जाए। फिर मेघा पाटकर आए तो नर्मदा बचाओ आंदोलन आपको चलाना है। नर्मदा नदी से संबंधित है मेघा पाटकर जी, मध्य प्रदेश में, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से किस देश में अमेजन नदी बहती है? ऑप्शन ए यूएसए, ऑप्शन बी फ्रांस, ऑप्शन सी ब्राजील,
या ऑप्शन डी कनाडा। क्या होगा इसका राइट आंसर? तो बोला है अमेजोन नदी, तो बता दूं अमेजोन नदी बहती है ब्राजील में, समझना। क्योंकि जो अमेजन नदी है ना, जब तुम पढ़ोगे ना उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका तुमको ऐसे बने मिलेंगे, ठीक है। उत्तरी अमेरिका ऊपर जहाँ अमेरिका है और दक्षिणी अमेरिका नीचे जहाँ पर क्या है, ब्राज़ील है। तो जो दक्षिणी अमेरिका में वहीं से अमेजन नदी बहती है। अब ध्यान से सुनना मैं जो बोल रहा हूँ, ठीक है। अमेजन नदी दक्षिण अमेरिका से होकर बहने वाली एक नदी है, पर आयतन के हिसाब से यह विश्व की सबसे बड़ी और लंबाई के हिसाब से दूसरी। ध्यान से सुनना, मैंने बोला आयतन के हिसाब से, मैंने क्या बोला, आयतन के हिसाब से यह विश्व की सबसे लंबी और लंबाई के हिसाब से दूसरी है। क्योंकि लंबाई के हिसाब से पहली सबसे बड़ी नदी है नील, ठीक है, और ये लंबाई के हिसाब से क्या है, दूसरी। लेकिन मैं अपवाह तंत्र में चौड़ाई बोलूँ तो उसके हिसाब से पहली आ जाएगी, ठीक है। यह ब्राज़ील से बहती है, पेरू से बहती है, बोलीविया से बहती है, कोलंबिया से बहती है और इक्वेडर से बहती है। आपको याद रखना, और ये अटलांटिक महासागर में गिर जाती है। तो ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में तो हमारा सह्याद्री पर्वतमाला का अन्य नाम क्या है? ये मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है। सह्याद्री पर्वतमाला का अन्य नाम क्या है, या अन्य नाम क्या है, बताइए। देखो, तुम जब भी भारत का मैप पढ़ोगे, ठीक है, ऐसा भारत का मैप जो नीचे वाला है ना, हमारा प्यारा भारत, जो हमारा प्यारा सा भारत है वो ऐसा है। तो याद रखना, यहाँ जो शेर का मुंह मतलब गुजरात बना हुआ है ना, अभी मैप में मैं अच्छे से बना नहीं पा रहा हूँ, तो यहाँ से सह्याद्री स्टार्ट होता है यहाँ तक। तो जो पश्चिमी घाट, ये पूर्वी घाट होता है, और ये क्या होता है, ये पश्चिमी घाट होता है, याद रखना। ये पूर्वी घाट हुआ और ये क्या हुआ, पश्चिमी घाट। तो सह्याद्री क्या यहाँ से लेकर यहाँ तक फैला हुआ है, तुमको दिमाग में ये याद रखना है। कहाँ से कहाँ तक, यहाँ से लेकर यहाँ तक फैला हुआ है सह्याद्री पर्वत। तो तुमको जो पश्चिमी घाट दे रहा है यही राइट आंसर। तो सर्वाधिक जैव विविधता यहीं पर है, मालाबार तट भी यहीं पर है। तुम ध्यान से पढ़ोगे, मालाबार तट, पश्चिमी घाट को ही हम सह्याद्री कहते हैं। गुजरात या हमारे महाराष्ट्र से स्टार्ट होकर यहाँ कन्याकुमारी तक चलता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है समझिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में जीवों को विविधता के बारे में पढ़ाने के बाद प्राथमिकता कक्षाओं के शिक्षार्थियों को स्कूल द्वारा चिड़ियाघर ले जाया जाता है, या खाली स्थान में शिक्षार्थियों की सहायता करेगा? पहले जीवों के बारे में बताया, फिर चिड़ियाघर ले गए, ठीक है। ऑप्शन ए है कक्षा कक्षीय अधिगम को वास्तविक जीवन परिस्थितियों के साथ जोड़ना, जीवों के प्रति सम्मान विकसित करने, पर्यावरणीय और जीव संरक्षण हेतु कुशलताएं विकसित करने, या मजे या मनोरंजन के लिए। बड़ा सिंपल क्वेश्चन है। इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों, वो होगा ऑप्शन नंबर ए। देखो, जैसे पहले अपन ने किसी चीज़ के बारे में समझाया और उसको वहाँ पर प्रैक्टिकली दिखा दिया, तो जो अधिगम था वो कैसे जुड़ गया, वास्तविक जीवन। जैसे हमने बताया भाई, शेर ऐसा होता है, ऐसा होता है, या कोई भी जीव बताया ऐसे होते हैं, और उनको उनको दिखा दूँ तो वो वास्तविक जीवन से जुड़ जाते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए इज राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक विशेष कार्य करने वाली समान कोशिकाओं के समूह को क्या कहते हैं? बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है। एक विशेष कार्य करने वाली समान कोशिकाओं को क्या कहेंगे? ऊतक, अंग, अंग तंत्र, या कोश की संरचना? तो इसका राइट आंसर मित्रों ऑप्शन नंबर ए, याद रखना। ऑप्शन नंबर ए राइट क्यों है? क्योंकि ऊतक है। तो ऊतक होते क्या हैं बताते हैं, टिश्यूज जिसको बोलते हैं। ऊतक किसी जीव के शरीर में कोशिकाओं के हम ऐसे समूह को कहते हैं जिनकी उत्पत्ति एक समान हो
तथा वे एक विशेष कार्य करती हूँ। ऊतक के अध्ययन को हम बोलते हैं ऊतक विज्ञान, हिस्टोलॉजी बोलते हैं, ठीक है। और जंतु ऊतक 4 प्रकार के होते हैं। याद रखना, मैं जंतु की बात करूं तो कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के होते हैं। हम नाम सुनना क्या क्या होंगे। एक होगा उपकला ऊतक, एक होगा संयोजी ऊतक, एक होगा उपकला, ठीक है, एक होगा संयोजी, एक होगा पेशी और एक होगा तंत्रिका। नाम ध्यान से सुनना। एक होगा उपकला, एक होता संयोजी, एक होगा पेशी, एक होगा तंत्रिकी। और पादप ऊतक 2 प्रकार के होते हैं। जो पादप होते हैं ना, वो कितने प्रकार के होते हैं? 2। मैंने कुछ दिन पहले भी आपको बताया था। एक होता है विभाज्योत्सी, क्या बोलते हैं उसको? विभाज्योत, ऐसा लिखते हैं, विभाज्योतिकी। और एक होता है हमारा स्थायी ऊतक। तो देखना बेटा, पादप ऊतक 2 प्रकार के होंगे, विभाज्योतिकी और स्थायी। और जंतु ऊतक 4 प्रकार के होंगे, उपकला, संयोजी, पेशी या फिर तंत्रिका, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है मित्रों हमारा, सीखना संवर्धित हो सकता है यदि, ध्यान से सुनना, सीखना संवर्धित हो सकता है यदि कक्षा में वास्तविक संसार की स्थितियों को लाया जाए, जिसमें शिक्षार्थी एक दूसरे के साथ अंतःक्रिया और शिक्षक उसे सुगम बनाता हो। नेक्स्ट है, कक्ष में शिक्षण सामग्री का अधिक से अधिक प्रयोग किया जाए। ऑप्शन सी है, शिक्षक विभिन्न प्रकार के व्याख्यानों और स्पष्टीकरण का प्रयोग करे। और ऑप्शन डी है, कक्षा में आवधिक परीक्षणों पर अपेक्षित ध्यान दिया जाए। क्या होगा इसका राइट आंसर दोस्तों? संवर्धित हो सकता, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी। याद रखना, यहाँ हम चूंकि संवर्धित वर्ड का यूज कर रहे हैं, तो सीखना संवर्धित हो सकता है यदि हम कक्षा में शिक्षण सामग्री का अधिक से अधिक प्रयोग करें। याद रखना, ये राइट आंसर है। तुम लोग कुछ ये सोच रहे होगे जो गलत है, ऑप्शन नंबर बी। तो जब भी तुमसे पेपर में पूछे कि सीखना संवर्धित हो सकता है, तो आपको लगाना है शिक्षण सामग्री। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये तो अभी वाला क्वेश्चन आ गया। मैंने बताया था पौधों के ऊतक कितने प्रकार के होते हैं। थोड़ी देर पहले ही तुमको बेटा समझाया था कि पौधों के ऊतक कितने प्रकार के होते हैं। 3, 2, 5, 6। जल्दी से बताओ राइट आंसर क्या होगा। तो इसका जो राइट आंसर तो सभी को पता ही है, पौधों के ऊतक 2 प्रकार के होते हैं। एक विभाज्योत की बताया था, एक अस्थायी बताया था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, ध्यान से सुनना है। इसमें पूछा है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है बताना है, ठीक है। कुनैन जो एक मलेरिया की औषधि है, सिनकोना के पौधे से प्राप्त होती है। ऑप्शन बी है, चावल वनस्पति तेल का अच्छा स्रोत है। ऑप्शन सी, दालों में प्रोटीन प्रचुर मात्रा में होता है। और ऑप्शन डी, हरी सब्जियां विटामिन और खनिज लवणों का अच्छा स्रोत है। बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है, कोई भी बच्चा लगा लेगा इसका आंसर। इसका जो राइट आंसर है दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी होगा, क्योंकि इसमें बोला चावल वनस्पति तेल का अच्छा स्रोत है। गलत है। चावल कार्बोहाइड्रेट का अच्छा स्रोत है, चावल से कोई वनस्पति तेल नहीं बनता। लेकिन मलेरिया की सिनकोना सही है, दालों में प्रोटीन होता है और हरी सब्जियों में खनिज लवण के अच्छे स्रोत होते हैं। अब ध्यान से सुनना, ये क्वेश्चन बताना है। इस टाइप के क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं। क्वेश्चन है, निम्नलिखित का मिलान करो। ये मिलान करना, गणगौर कहाँ होता है, गणेश पूजा कहाँ होती है, दुर्गा पूजा। तो अब मिलाओ और इनमें से ऑप्शन बताओ सीधा कौन सा होगा। देखो बड़ा सिंपल है, गणगौर होता है राजस्थान में। गणगौर कहाँ होता है? राजस्थान में, ठीक है। गणेश चतुर्थी मनाई जाती है महाराष्ट्र में, गणेश कहाँ का फेमस है। और दुर्गा पूजा है पश्चिम बंगाल में। तो याद रखना, पहले का हो जाएगा हमारा बी, ये मतलब ऑप्शन नंबर ए इज राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में वनों के वैज्ञानिक प्रबंधन हेतु प्रथम कार्य योजना वन विभाग कब स्थापित हुआ था? तो इसका डायरेक्टली राइट आंसर बताता हूँ।
8084 याद रखना, उत्तर प्रदेश में, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट मध्य प्रदेश के हिसाब से तो फिलहाल नहीं है, पर CTET के हिसाब से है। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रदेश के वनों को प्रशासनिक दृष्टि से कितने भागों में बांटा गया है? तो इसका राइट भी आंसर मैं डायरेक्टली बता रहा हूँ, 6 है। और फिलहाल आज का लास्ट क्वेश्चन क्या है, ये इंपॉर्टेंट है। विज्ञान के एक शिक्षक को मैंग्रोव पादपों की तलाश हेतु विद्यार्थी को किस क्षेत्र में खोज के लिए प्रोत्साहित करना? मैंग्रोव पादपों की तलाश हेतु बोला है, ठीक है। ऑप्शन ए है मरुद्भिद, ऑप्शन बी है लवणोद्भिद, ऑप्शन सी है गर्म और आर्द्र, और ऑप्शन डी है शीत क्षेत्र। जल्दी से। तो फिलहाल लास्ट क्वेश्चन का आंसर बताने से पहले इतना बोलना चाहता हूँ, यदि हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें अपने दोस्तों के साथ, क्योंकि माता रानी की कृपा लाइक शेयर करने से ही आएगी। रोजाना हमारे फेसबुक पर लाइव क्लास चलती है, तो जाके हमारे लाइव क्लास सर्च करो ग्रुप को। CTET शिक्षक भर्ती आप लिखते हो ऐसा FB में, तो भाई मेरा ग्रुप मिल जाएगा, जो कि बहुत फेमस ग्रुप है इंडिया का। तो वहाँ जाकर ज्वाइन करें, रोज जाना 2 से 3, रात में 9 से 10। अभी आप CTET MPTD की तैयारी कर रहे हैं तो वहाँ पर कर सकते हैं। तो मिलते हैं मित्रों नेक्स्ट क्वेश्चन की नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए इसका राइट आंसर है लवणोद्भिद दलदल, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट है, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी होगा, तो सबसे बेस्ट तरीका होता है लवणोद्भिद, ठीक है। हाँ, सबसे ज़्यादा लवणीय झील होती है वान झील। कौन सी झील होती है? वान झील। याद रखना कि दुनिया की सबसे ज़्यादा लवणीय झील कौन सी है? वान झील है। तो फिलहाल मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, जय महाकाल।